Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-presented by National Insurance Company Limited, trusted since 1906. Coal India Limited. 5 decades of unearthing energy. Powered by HF Deluxe, नए इंडियन की डिलक्स बाइक. Co-powered by Mongia Steel, Steel का बादशाह. In association with Prestige Institute, NAC A++, PIMR Indore, Pride of Central India. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। आज देश के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि भगवा आतंक का जो कलंक पिछले 17 वर्षों से हमारे देश के माथे पर जबरदस्ती लगा दिया गया था, आज वो मिट गया है। वर्ष 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके के मामले में आज अदालत ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। आज हम इस पूरे फैसले का विश्लेषण और उस षड्यंत्र को डिकोड करेंगे जो चुनाव जीतने का एक राजनीतिक मॉडल हमारे देश में बन चुका है। ये वो षड्यंत्र है जिसके तहत अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए, उन्हें उनके वोट हासिल करने के लिए भारत की बहुसंख्यक आबादी को अपमानित किया जाता है, बदनाम किया जाता है और उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जाती है। आज हम उन लोगों को भी एक्सपोज करेंगे, उन नेताओं को एक्सपोज करेंगे जो भगवा आतंकवाद के रचयिता हैं, और हम उनसे आज ये भी कहने वाले हैं कि आज उन्हें देश के 100 करोड़ हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोच को डिकोड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी अच्छी है। पिछले कई महीनों से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की नहीं बल्कि भारत की राजनीति में ज्यादा छाए हुए हैं, कभी अपनी दोस्ती की वजह से, कभी अपने बयानों की वजह से, और आजकल वो भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ की वजह से भारत की राजनीति में बहुत चर्चा में है। आज हम उन 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को डिकोड करने वाले हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यह 25% का टैरिफ लगाया है। पहला मुद्दा है हमारे देश के किसानों की रक्षा और दूसरा मुद्दा है हमारे देश की सीमाओं की रक्षा। आज का यह विश्लेषण आप ध्यान से सुनिएगा। और आखिर में राहुल गांधी की उस राजनीति को डिकोड करेंगे जिसके तहत वो दुनिया भर में भारत विरोधी ताकतों को पहले खोजते रहते हैं और फिर उनके बयानों का इस्तेमाल करके देश में अपनी राजनीति को चमकाते हैं। आज पूरे 17 साल के बाद देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं पर लगा सबसे बड़ा कलंक मिट गया है, और उस कलंक का नाम है भगवा आतंकवाद। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित सहित 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, और बाकी जो 5 आरोपी हैं उनके नाम हैं रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी। यूपीए की सरकार के समय 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक बम धमाका हुआ था जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 100 लोग के करीब घायल हुए थे। तब कांग्रेस, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार हिंदू आतंकवाद की एक नई थ्योरी लेकर देश के सामने आई थी, और राहुल गांधी ने तो इसे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से भी ज्यादा खतरनाक बताया था। और अब कोर्ट से आरोपियों के बरी होने के बाद क्या हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी, वो तमाम बड़े बड़े नेता जो हिंदू और भगवा आतंकवाद का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे, क्या ये सारे लोग देश के 100 करोड़ हिंदुओं से आज माफी मांगेंगे? माफी तो शायद उन्हें मांगनी पड़ेगी, लेकिन पहले आपको कोर्ट के फैसले की कुछ बड़ी बातें बताते हैं कि अदालत ने क्या कहा है। पहली बात, जांच एजेंसी कोर्ट में
आरोपों को साबित ही नहीं कर पाई। जज ने कहा कि धमाका हुआ था, लेकिन यह भी साबित नहीं हुआ कि यह बम मोटरसाइकिल में ही रखा गया था। दूसरा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के घर में विस्फोटक रखने या बम बनाने के कोई सबूत नहीं मिले। तीसरा, जांच के दौरान फिंगरप्रिंट्स, मोबाइल डेटा या फिर कॉल डिटेल्स नहीं ली गई, यानी इसमें लापरवाही हुई। और चौथी बात, अभिनव भारत संगठन की फंडिंग से आतंकी गतिविधियों का कोई संबंध नहीं मिला। सोचिए, जिस धमाके के बाद भगवा आतंकवाद की थ्योरी की शुरुआत हुई थी, उसकी जांच भी ठीक से नहीं हुई और ऐसा लगता है कि मानो किसी साजिश के तहत जानबूझकर शुरुआत में इस जांच को भटकाया गया। कांग्रेस की प्रयोगशाला में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का यह प्रयोग हुआ था और बीजेपी ने आज इस मुद्दे पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा है। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। बीजेपी डिमांड्स दैट मैडम सोनिया गांधी जी एंड राहुल गांधी प्लीज अपोलोजाइज टू द नेशन। जिस तरह से आपने भगवा आतंक की बात की और जो सारे आज गलत फंसाए गए अपराधी मुक्त, आज उनको जो राहत मिली है, हम इसका स्वागत करते हैं। और क्या प्रोसिक्यूशन माफी मांगेगा? साध्वी प्रज्ञा को जितना टॉर्चर किया गया, मतलब मैं जानता हूं, बहुत कुछ मैं बोल नहीं सकता हूं, कितना टॉर्चर किया गया था उनको निकृष्ट तरीके से, पुलिस कमिश्नर्स के द्वारा, बाकी के द्वारा, और सब दिल्ली की ओर देख रहे थे, कुछ निकालो, कुछ निकालो। पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे। मालेगांव ब्लास्ट में आज 7 आरोपी निर्दोष साबित हुए हैं। इसमें से मैं सबको नहीं जानती थी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को मैं जानती थी नाम से। एक भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची गई, जिसके जनक हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे और वो राहुल गांधी के इशारे पर ये काम कर रहे थे। पूरी दुनिया में हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए इस्लामिक आतंकवाद के मुकाबले में भगवा आतंकवाद शब्द को बनाया गया और उस शब्द को प्रमाणित करने के लिए बहुत बेकसूर लोग इसका शिकार बनाए गए। आज एक बड़ा सवाल यह है कि इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करके अगर चुनाव जीत भी लिए जाएं, कुछ सीटें हासिल कर भी ली जाएं, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है या इससे लोकतंत्र कमजोर होता है? आज बड़ा सवाल हम आपके सामने ये लेकर आए हैं। जो नेता, जो पार्टियां इस प्रकार का तुष्टीकरण करती हैं, एक खास समुदाय को रिझाने के लिए, उसके आधार पर, उस वोट बैंक के आधार पर अगर चुनाव होते हैं, चुनाव जीते जाते हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है या आप कहेंगे कि लोकतंत्र इससे कमजोर होता है? हिंदू आतंकवाद का झूठा आरोप लगाकर जो केस 17 वर्षों तक चलाया गया, इस केस के 2 बड़े चेहरे हैं जिनका नाम आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। पहला नाम है 55 वर्ष की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और दूसरा नाम है 53 वर्ष के कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित। कर्नल पुरोहित के नाम से आप उनके बारे में सुनते हैं।
सोचिए, इन दोनों पर जो गंभीर आरोप लगाए गए वो कोर्ट में साबित नहीं हुए और संभव है कि इन्हें बिना किसी गलती के, बिना किसी दोष के इस मामले में फंसा दिया गया हो। मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र की एटीएस ने की थी और फिर वर्ष 2011 में जब यूपीए की सरकार थी तब यह केस एनआईए को सौंप दिया गया और फिर एनआईए ने ही वर्ष 2016 में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और पूरे 17 वर्षों के बाद जब आज ये फैसला आया है तब इस मामले में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदल चुके थे। महाराष्ट्र एटीएस ने आरोप लगाया कि जिस बाइक में, जिस मोटरसाइकिल में यह बम फिट किया गया था वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी। हालांकि यह आरोप अदालत में साबित ही नहीं हुआ। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर बम धमाके की साजिश में शामिल होने और बम फिट करने के आरोपी के साथ संबंध होने का दावा उस समय किया गया था। तो अब तो यह सबूत ही नहीं मिल रहे कि यह बम इस मोटरसाइकिल में फिट किया गया था, इस बाइक में फिट किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर बम धमाके के लिए आरडीएक्स की व्यवस्था करने, हथियार खरीदने में मदद देने और बम बनाने में तकनीकी मदद करने के आरोप लगाए गए थे। उन पर अभिनव भारत संगठन शुरू करने और इस संगठन के लिए 21 लाख रुपए जुटाने के आरोप भी लगे और उन्हें वर्ष 2009 में मालेगांव बम धमाकों का मुख्य आरोपी बनाया गया। इसके बाद, इस धमाके के बाद अक्टूबर 2008 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को नवंबर 2008 में गिरफ्तार किया गया। 9 साल तक जेल में रखा गया और उसके बाद इन्हें वर्ष 2017 में जाकर जमानत मिली। अगर आप इस केस की पूरी अवधि को देखें तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित का वनवास 17 वर्षों तक चला है। यह बदनामी का दौर था, यह जेल का दौर था, यह यातनाओं का दौर था। अब आप सोचिए, इन लोगों के ये 17 वर्ष कौन वापस दिलाएगा? जो बदनामी इनकी की गई, क्या वो वापस हो सकती है? जमानत मिलने के बाद कर्नल पुरोहित को फिर से भारतीय सेना की सर्विस में वापस ले लिया गया। हालांकि जेल जाने की वजह से, इन आरोपों की वजह से इसके बाद उन्हें कभी प्रमोशन नहीं मिला, यानी वो अपने साथ काम करने वालों से पीछे रह गए। कर्नल प्रसाद पुरोहित पिछले 17 वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाते रहे। इसी देश के सिस्टम ने उन पर बम धमाके में शामिल होने का इतना बड़ा झूठा आरोप लगा दिया। लेकिन आज जब उन्हें बरी किया गया तो उन्होंने अपने लिए कोई शिकायत नहीं की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस देश की बात की। और आज भी कर्नल पुरोहित के लिए भारत से बढ़कर, इस देश से बढ़कर कुछ नहीं है। यह फैसला आने के बाद आज उन्होंने क्या कहा, आज इस देश के हर नागरिक को ध्यान से सुनना चाहिए। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है, एक निर्दोष निकलने के बाद। मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों, ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है, ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। इसी देश ने उनके साथ कितनी नाइंसाफी की, इसी देश की व्यवस्था ने 17 साल उनके जीवन से छीन लिए, इतनी बदनामी दी। अखबारों में हेडलाइंस छपती थी, न्यूज चैनल्स पर उनके बारे में डिबेट होते थे। आज उनके परिवार के बारे में सोचिए, उनके दोस्तों के बारे में सोचिए, उनके बच्चों के बारे में सोचिए, कैसे इस परिवार ने ये 17 वर्ष देखे होंगे। उनके बारे में सोचिए, उनके करियर के बारे में आज सोचिए। अब आपको आज की एक और तस्वीर दिखाते हैं। राहुल गांधी वैसे तो हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन आज जब उनसे मालेगांव धमाके पर सवाल पूछा गया, पहले वो इस बारे में बहुत बोला करते थे, लेकिन आज जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्हें यह मुद्दा इतना बड़ा और महत्वपूर्ण नहीं लगा कि वो इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दें। मालेगांव पे कांग्रेस आपको लगता है जॉब पे भी इश्यू और 7 have been executed or 7 have been look please don't sister please don't try and digress the issue.
The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. तो अब देखिए, राहुल गांधी कहते हैं कि आप मुद्दे को भटकाइए मत। इस देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो तो अर्थव्यवस्था का मुद्दा है। आज जो फैसला आया है ये उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, जबकि उनकी सरकार ने, उन्होंने खुद और उनकी सरकार के और उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने उस समय इसे इतना बड़ा मुद्दा बना लिया था। उन्होंने सोचा था कि इसके ज़रिए वो बहुत सारे चुनाव जीतेंगे और जो माइनॉरिटी का वोट बैंक होता है उसे वो एक तरीके से कंसोलिडेट कर लेंगे। लेकिन आज राहुल गांधी को ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा। उन्हें लगता है कि जो डेड इकोनॉमी का मुद्दा है, कि अर्थव्यवस्था मर रही है, ये बड़ा मुद्दा है और ये उनका आरोप भी बिल्कुल झूठा है। आज हम इसे भी झूठा साबित करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, लेकिन पहले ये विश्लेषण खत्म कर लेते हैं। आज कोर्ट के फैसले के साथ ही भगवा आतंकवाद का ये दुष्प्रचार समाप्त हो गया है और ये भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के साथ दुनिया भर के हिंदुओं के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हिंदू आतंकवादी हो नहीं सकता। यूपीए सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा धोखा और छलावा किया था, जिसकी वजह से 17 सालों से इस देश के हिंदू इस कलंक को झेल रहे थे। सोचिए, जो गंभीर आरोप लगाकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को पहले गिरफ्तार किया गया, इतने वर्षों तक जेल में रखा गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, आज वो तमाम आरोप कोर्ट में साबित ही नहीं हो पाए। उस समय कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार को हिंदुओं से शायद इतनी नफरत हो गई थी कि सिर्फ मालेगांव ही नहीं बल्कि वर्ष 2007 में हैदराबाद की मक्का मस्जिद में हुआ धमाका और 2007 में ही समझौता एक्सप्रेस में हुआ ब्लास्ट, इसके आरोप भी उन्होंने हिंदुओं पर ही लगा दिए थे। इसलिए आज हम उन लोगों को एक्सपोज जरूर करना चाहते हैं जो भगवा आतंकवाद के रचयिता हैं। ये जो शब्द है, जिन्होंने इस शब्द का आविष्कार किया, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, आज आपको एक बार उनके बारे में तो जरूर सोचना ही चाहिए। वर्ष 2008 में मालेगांव में बम धमाके के बाद अंग्रेजी में सैफरन टेरर और हिंदी में भगवा आतंकवाद, इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया और उस समय राहुल गांधी और यूपीए की सरकार जो देश में चल रही थी केंद्र में, वो हर मंच पर भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव तैयार कर रही थी। जुलाई 2009 में राहुल गांधी की मुलाकात भारत में अमेरिका के राजदूत टिमोथी रोमर से हुई और तब राहुल गांधी ने कट्टरपंथी हिंदू संगठनों को लश्कर ए तैयबा जैसे इस्लामिक आतंकवादी संगठनों से भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक बताया था। तब अमेरिका के राजदूत ने यह जानकारी वॉशिंगटन भेजी और बाद में इस बात का खुलासा वर्ष 2010 में विकीलीक्स के माध्यम से हुआ था कि राहुल गांधी ने यह बात अमेरिका के राजदूत को कही। मुंबई में आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी हमले के लगभग 7 महीने के बाद राहुल गांधी ने यह बयान दिया था और तब राहुल गांधी को लश्कर ए तैयबा से ज्यादा खतरा हिंदू आतंकवाद में दिख रहा था। मालेगांव धमाके के ठीक बाद 30 नवंबर 2008 को पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री बने थे। इसके बाद अगस्त 2010 में पी चिदम्बरम ने एक नई थ्योरी देश को सुनाई और वो ये थी कि हिंदू संगठनों से जुड़े लोग अब आतंकवादी गतिविधियों और कई बम धमाकों में शामिल हैं। आज वो पुराना बयान पी चिदम्बरम का इस देश को दोबारा से सुनना चाहिए। There is no let up in the attempts to radicalize young men and women in India. Besides, there is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. पी चिदम्बरम को आपने देख लिया। अब जरा सोचिए आप, इस देश का गृह मंत्री अगर हिंदू आतंकवाद की बात करता है, भगवा आतंकवाद की बात करता है, तो फिर पूरी दुनिया भी इस पर विश्वास करती है और देश का एक तबका भी इसे अपनी व्यवस्था का हिस्सा मान लेता है। कांग्रेस के एक और नेता हैं जिनका नाम है दिग्विजय सिंह। उन्होंने भी 2008 से लेकर 2011 तक लगातार हिंदू आतंकवाद की बातें की हर मंच से।
वर्ष 2011 में दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था कि आरएसएस देश में आतंकवाद फैला रहा है और बम बनाने की फैक्ट्रियां बना रहा है। दिग्विजय सिंह ने मुंबई के 26/11 के हमलों के पीछे भी हिंदू संगठनों के होने का दावा कर दिया था। तब ऐसा लगा मानो कांग्रेस में हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरे बयान देने की कोई प्रतियोगिता चल रही हो। कौन नेता हिंदुओं के खिलाफ और ज्यादा खतरनाक बयान दे सकता है, और हर नेता आकर इस मुद्दे पर अपने अपने बड़े बड़े बयान दे रहा था। और आज हम देश भर के हिंदुओं की तरफ से राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि वो हिंदू आतंकवाद के झूठ पर माफी कब मांगेंगे। राहुल गांधी तो माफी छोड़िए, इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस में हिंदू आतंकवाद का असल में डायरेक्टर है कौन, इसका स्क्रिप्ट राइटर है कौन। वर्ष 2008 में देश में लगातार बम धमाके हो रहे थे। ये वो दौर था, आपको याद होगा, जब आतंकवाद हमारे देश में लगातार फैल रहा था। एक ही वर्ष में दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में 8 बड़े बम धमाके हुए थे, जिनमें से 4 स्थानों पर सीरियल बम धमाके हुए। और वर्ष 2008 से ही कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया ताकि इस मामले को भटकाया जा सके। इन सब बम धमाकों के पीछे असल में पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ था, लेकिन इसे भटकाने की कोशिश हुई। हालांकि इन धमाकों के जिम्मेदार देश में मौजूद कट्टरपंथी संगठन और पाकिस्तान के आतंकवादी ही थे, लेकिन तब कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो क्या हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कांग्रेस का एक राजनीतिक एजेंडा थी, ताकि कांग्रेस की सरकार पर कोई सवाल ना उठा सके, कोई ये ना कह सके कि देखिए पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में आकर इतना बड़े बड़े धमाके कर रहे हैं, पाकिस्तान हमारे देश में कहां तक घुस आया है, इस बात का जवाब ना देना पड़े। इसके 2 फायदे थे। एक, आंतरिक सुरक्षा के मामले में यूपी की सरकार जो लगातार फेल हो रही थी, इसका जवाब उन्हें ना देना पड़े। और दूसरा, घर बैठे तुष्टीकरण की राजनीति भी करते रहो ताकि इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं वो उनसे खुश हो जाएं। यह भी संभव है कि चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए और एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए इसे एक बिजनेस मॉडल बनाकर देश के हिंदुओं पर यह आरोप लगा दिया गया। यानी कांग्रेस ने यह नैरेटिव बनाया कि आतंकवाद किसी एक ही धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता, और इस कोशिश में कांग्रेस ने देश के असली दुश्मनों से ध्यान भटकाने के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं को ही सबसे बड़ा खलनायक बनाने की कोशिश की। और यह किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक बात है। इसलिए वो तमाम लोग जो कहते हैं कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये देश खतरे में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है, आज उन्हें ये देखना चाहिए कि जब सरकार, केंद्र सरकार ये सब कर रही थी, तब क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था? क्या ये करके आप संविधान को खतरे में नहीं डाल रहे? और इस तरह का बिजनेस मॉडल का प्रयोग करके अगर आप चुनाव जीत भी लेते हैं, कुछ सीटें जीत भी लेते हैं, तो क्या ये लोकतांत्रिक चुनाव हो सकता है? ऐसा लगता है कि तुष्टीकरण कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में है और ये चुनाव जीतने का एक बिजनेस मॉडल उसके लिए बन चुका है, जिसके तहत इस देश के अल्पसंख्यकों को खुश किया जाता है और देश के बहुसंख्यक आबादी पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, उनका अपमान किया जाता है, उन्हें कमजोर किया जाता है। वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों का देश के संसाधनों पर अधिकार है, औरों से ज्यादा अधिकार है, पहला अधिकार है। एक बार जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा था। I did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. आपको याद होगा जब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को उठाया था देश के सामने और कहा था कि देश के जो संसाधन हैं उसमें किसी एक खास वर्ग का पहला अधिकार कैसे हो सकता है। लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो यही है कि कांग्रेस की आज से नहीं, शुरुआत से यही राजनीति रही है।
कांग्रेस में तुष्टीकरण की राजनीति आज से नहीं है, दशकों से यही चल रहा है। ये उनका बिजनेस मॉडल है। वर्ष 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में कहा था कि बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिकता से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये उस समय का उनका बयान है। आज देश भर में हिंदू आतंकवाद का कलंक मिटने की खुशी में लोग जश्न मना रहे हैं और आप भी आज इन तस्वीरों पर गर्व कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आज हिंदू आतंकवाद की थ्योरी फेल हो गई और यह साबित हो गया कि हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। और इसकी वजह यह है कि हिंदू जिस सनातन संस्कृति और संस्कारों में आस्था रखते हैं, वहां किसी भी तरह की हिंसा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सभी के लिए समझने वाली बात आज ये है कि हिंदुत्व जीवन जीने की वो पद्धति है जो विचारों से विजय प्राप्त करती है, हथियारों से नहीं। हिंदुत्व जीवन का एक दर्शन है, कोई मजहबी एजेंडा नहीं है। हिंदुत्व एक संस्कृति है और एक ऐसा धर्म है जो शांति की पूजा करता है, जो संस्कृति आत्मा को ब्रह्म मानती है और जो जीवन को एक यज्ञ समझती है। हम मानते हैं कि कण कण में भगवान है। हिंदुओं की संस्कृति है ये। हिंदू मानते हैं कण कण में भगवान है और अहिंसा हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की भी पूजा करते हैं। हिंदू नदियों और पहाड़ों की पूजा करते हैं। सनातन संस्कृति जो वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है, जो पूरी पृथ्वी को अपने परिवार मानती है। और आप कल्पना कीजिए, इस देश में उन्हीं हिंदुओं पर आतंकवादी होने का झूठा आरोप लगा दिया गया है। हिंदू संस्कृति में जहां एक चींटी को भी मारने पर प्रतिबंध है, जहां हर जीव में भगवान को देखा जाता है, उसके लिए आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया गया। असल में यह सनातन की आत्मा पर भी सबसे बड़ा प्रहार था। और आप इस बात को याद रखिए कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी देने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आज हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म दिवस है, इसलिए आज हम अगले विश्लेषण की शुरुआत मुंशी प्रेमचंद के एक विचार से कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, हिंदुस्तान का उद्धार हिंदुस्तान की जनता पर निर्भर है। जनता में अपनी योग्यता के अनुसार ये भाव पैदा करना प्रत्येक देशवासी का परम धर्म है। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत का भाग्य यहाँ के 146 करोड़ भारतीयों के हाथ में है। भारत का भाग्य दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें या कोई दूसरे देश नहीं बदल सकते। हमें अपने देश का भाग्य खुद अपने इन हाथों से बदलना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, नेता और पत्रकार इसे भारत के लिए एक बड़ा संकट बता रहे हैं, भारत पर बहुत बड़ी मुसीबत बता रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से भारत की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारतीय अर्थव्यवस्था को मरा हुआ मान रहे हैं, इसे डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा है। और राहुल गांधी को आजकल डोनाल्ड ट्रंप की हर बात पर पूरा यकीन है। राहुल गांधी आंख बंद करके डोनाल्ड ट्रंप के हर उस बयान पर यकीन कर लेते हैं जो कि भारत के विरोध में है। और राहुल गांधी इस पर ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे अपने देश की नहीं बल्कि किसी दुश्मन देश की बात हो रही हो, जैसे अपने देश की अर्थव्यवस्था नहीं मर रही, किसी दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था मर रही हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में उस समय पढ़ रहे हैं जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज हम उन दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को डिकोड करेंगे जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। और इन दो मुद्दों को आप भी ध्यान से समझिएगा। पहला मुद्दा है हमारे देश के किसानों की रक्षा और दूसरा मुद्दा है हमारे देश की सीमाओं की रक्षा। किसानों की रक्षा इसलिए क्योंकि अमेरिका चाहता था कि वो भारत के रूरल सेक्टर में, भारत के कृषि के बाजार में उसकी एंट्री होनी चाहिए और अमेरिका का सामान हमारे यहाँ, उनका जो खेती का सामान है, उनके खेती के जो उत्पाद हैं वो हमारे देश में बिकने चाहिए, जिससे कि हमारे देश के किसानों पर बुरा असर पड़ता। और भारत की सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसलिए हमने अपने किसानों की रक्षा की है, छोटे व्यापारियों की रक्षा की है,
अपने लघु उद्योगों की रक्षा की है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि हम अपना सारा बाजार उनके लिए खोल दें और हमारे अपने जो लोग हैं वो एक प्रकार से अपने घर बैठ जाते, नौकरियां चली जाती। इसके लिए भारत तैयार नहीं हुआ। और दूसरा, भारत सीज फायर के मामले में पाकिस्तान के साथ अमेरिका की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अमेरिका के कहने पर अगर हमने ये सीज फायर किया होता तो आज डोनाल्ड ट्रंप ये 25% का टैरिफ नहीं लगाते। आप याद करके देख लीजिए, जब वो लगातार ये बात कह रहे थे कि सीज फायर मैंने करवाया, तो वो ये भी कहते थे कि हमने भारत और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा ट्रेड डील दिया है। लेकिन वो ट्रेड डील कहां है? इसलिए ये दो बड़ी चीजें हैं, हमने अपनी सीमाओं की रक्षा की और हमने अपने किसानों की रक्षा की। इसलिए आज भारत के पास ये, भारत के ऊपर ये आपदा नहीं है, बल्कि भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने का बहुत बड़ा अवसर है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे टैरिफ की ये चुनौती आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। आप सबके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए आज हम आपको अमेरिका के साथ इस डील को सरल भाषा में डिकोड करेंगे, जिससे आप अर्थशास्त्र के भारी भरकम शब्दों में उलझने की बजाय इसे आसानी से समझ पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाकर दो बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं। पहला, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर के दौरान किसी भी देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया, किसी भी देश को हस्तक्षेप करने का मौका नहीं दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे उनकी शर्तों पर हम तैयार नहीं हुए। पहले डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि उन्होंने व्यापार के जरिए भारत को पाकिस्तान के साथ सीज फायर के लिए तैयार किया है, बहुत जबरदस्त ट्रेड डील भारत को दी है। लेकिन जब भारत ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया, जब भारत ने कह दिया कि इसमें किसी और की कोई भूमिका नहीं है, तो ठीक उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ की घोषणा कर दी। अब आप सोचिए, अगर भारत ने सीज फायर के दौरान अमेरिका की बात मान ली होती, डोनाल्ड ट्रंप को यह नोबेल पुरस्कार जीतने में मदद कर दी होती, तो डोनाल्ड ट्रंप आज भारत को एक जबरदस्त ट्रेड डील देते। लेकिन उन्होंने नहीं दी। क्यों नहीं दी? इसके पीछे का कारण आपको हमने बता दिया। हमारे सीमाओं की रक्षा पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। राहुल गांधी बार बार सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय दे रहे हैं। आज राहुल गांधी सीज फायर का सच डोनाल्ड ट्रंप की इस भाषा में शायद अंदर ही अंदर समझ गए होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार के लिए राष्ट्रहित और अपने किसानों का हित सर्वोपरि है। आज का भारत देश हित से कभी समझौता नहीं करता, फिर चाहे कूटनीति हो या कारोबार हो। आज जब भारत की सरकार बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतों के साथ कारोबार की बात करती है, तो खेतों में दिन रात मेहनत करने वाले किसानों और गली गली में अपनी छोटी छोटी दुकान चलाने वाले दुकानदारों के भी हितों के बारे में वो सोचती है। और इसीलिए आज जब हमने अपने किसानों के हितों के बारे में सोचा, अपने देश के छोटे व्यापारियों के बारे में सोचा, अपने लघु उद्योगों के बारे में सोचा, तो हमने ये नहीं देखा कि सामने वाला देश कितना ताकतवर है। कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे हम पर कितना भी दबाव क्यों ना हो, ट्रंप के इस टैरिफ के सामने हम झुके नहीं। और ये जो दौर है, ये जो क्षण है, ये आज मैं आपको पोखरण के दौर की याद ताज़ा कराना चाहता हूं, जब हमने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। आपको याद होगा, मई 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके अपनी शक्ति का पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इन सब के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। तब अगले 5 वर्षों में ही भारत और ज्यादा मजबूत होता चला गया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में उभर कर आया। ठीक उसी तरह आज भी भारत के सामने ये जो टैरिफ है 25% का, ये पोखरण जैसा क्षण है। आज फिर से हमारे सामने 27 साल पुराना इतिहास दोहराने का मौका है। आज हमारे सामने चुनौती भी है और अवसर भी है। आज पूरी दुनिया को यह बताने का मौका है कि ये नया भारत ना तो झुकता है और ना रुकता है, और अब आत्मनिर्भर भारत को आंदोलन में बदलने का समय आ चुका है। आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यह 25% का टैरिफ क्यों लगाया? ऐसा क्या हुआ कि अचानक ट्रंप ने भारत पर यह टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी? तो आपके लिए समझना जरूरी है कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स होता है
जब एक देश से कोई सामान किसी दूसरे देश में बिकने के लिए जाता है तो उस सामान पर वो देश एक टैरिफ या टैक्स लगाता है। जिस बाजार में यह सामान बिकता है वहां पर उस पर टैक्स लगाया जाता है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ समझौते को लेकर लगातार बातचीत चल रही है और 25% टैरिफ लगने से पहले दोनों देशों के बीच 4 बैठकें हो चुकी हैं। दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। तो अब ये समझिए कि भारत अमेरिका की कौन कौन सी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और इसलिए ये नौबत आई। असल में अमेरिका हमारे देश की कृषि और डेयरी उत्पादों से जुड़े कारोबार में दाखिल होना चाहता था। हमारी जो खेती है उस पर अटैक करना चाहता था और इसी मुद्दे पर भारत अमेरिका के सामने समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश में लगभग 50% लोग कृषि पर निर्भर हैं, यानी किसान हैं, और आज हमारे देश में करीब 70 करोड़ लोगों का जीवन इसी कृषि से और खेती से चलता है। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर नहीं है और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत का जो कृषि का बाजार है वो बहुत बड़ा है और इसमें अमेरिका अपनी एंट्री चाहता था। अगर इसमें डेयरी से जुड़े लोगों को भी हम शामिल कर लें कृषि के साथ साथ तो ये संख्या और भी ज्यादा हो जाएगी, 70 करोड़ से भी ज्यादा। डोनाल्ड ट्रंप को भारत के कृषि क्षेत्र में एक बड़ा मौका दिख रहा था, इतना बड़ा बाजार दिखाई दे रहा था पैसा कमाने के लिए, और वो चाहते थे कि इस कृषि के क्षेत्र में अमेरिका के उत्पादों की एंट्री हो जाए। अमेरिका का दूध यहां पर बिकना चाहिए, अमेरिका के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो यहां पर बिकने चाहिए। अब आप देखिए हम अमेरिका को क्या क्या भेजते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप बड़ी स्क्रीन पर जरा ये देखिए। भारत मुख्य रूप से चावल, झींगा, शहद, वनस्पति तेल और काली मिर्च अमेरिका को भेजता है, जबकि अमेरिका से भारत में बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब और दालें आती हैं। आज यदि अमेरिका से कृषि से जुड़ा कोई भी सामान भारत में आता है तो उस पर लगभग 37.7% का टैक्स लगता है, जो आपकी स्क्रीन पर है। यानी कोई भी सामान अगर आएगा तो वो महंगा हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर लगभग 37-38% टैक्स हम लगाते हैं। ये भारत सरकार की जो है, भारत सरकार इस टैक्स को लगाती है अमेरिका के सामान पर। दूसरी तरफ जब भारत कोई कृषि उत्पाद अमेरिका में बेचता है तो उस पर सिर्फ 5.3% टैक्स लगता है, जो कि अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया। तो ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। जब अमेरिका का सामान हमारे यहां बिकता है तो हम 37% टैक्स लगाते हैं, जब हम अमेरिका में बेचते हैं अपना सामान तो उस पर सिर्फ 5% से के आसपास टैक्स लगता है। अब अमेरिका चाहता है कि भारत इस 37.7% टैक्स को कम करे ताकि अमेरिका में बना सामान भारत में सस्ते दामों पर बिके। अब अमेरिका भारत को गेहूं, कपास और मक्का जैसे अनाज भी निर्यात करना चाहता है, बेचना चाहता है। अमेरिका भारत में जीएमओ फूड्स बेचना चाहता है। जीएमओ फूड्स का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिज्म फूड। ये स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक होते हैं। अगर भारत इन अमेरिकी अनाजों पर
टैक्स को कम कर दे तो इससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा। देश के छोटे छोटे उद्योग जो घरेलू अर्थव्यवस्था को आज संभाल रहे हैं, बड़ी संख्याओं में वो युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, ऐसे युवाओं पर संकट ना आए, ये रोजगार चलते रहें, हमारे देश के सारे लोग जो हैं ये काम करते रहें। इसलिए भारत सरकार इनके हितों की रक्षा के लिए अमेरिका से ये समझौता नहीं कर रही है। ट्रंप ने ज्यादा टैरिफ का डर दिखाकर दुनिया के कई देशों से समझौते पहले ही कर लिए हैं, जैसे फिलीपींस और इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया, यूरोपीय यूनियन और जापान पर 15% टैरिफ लगाया। लेकिन इन समझौतों के बाद इन देशों में कई अहम क्षेत्र, विशेषकर कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल दिया गया है। यानी जिस बात के लिए हम तैयार नहीं हो रहे हैं, ये सारे देश तैयार हो गए हैं। 19% टैक्स के बाद भी इन देशों ने अपने बाजारों को अमेरिका के लिए खोल दिया है। यानी अब इन देशों में जो अमेरिकी कंपनियां कृषि और डेयरी से जुड़े जो भी सामान बेचेंगी, उस पर बहुत कम टैक्स लगेगा या फिर जीरो टैक्स लगेगा, और अमेरिका का सामान बहुत ही सस्ते दामों पर इन देशों के बाजारों में बिकेगा। भविष्य में इसका नतीजा होगा कि धीरे धीरे अमेरिका के कृषि और डेयरी उत्पाद इन देशों के बाजारों पर अपना कब्जा कर लेंगे, जिससे इन देशों के जो स्थानीय किसान हैं उन्हें बड़ा भारी नुकसान होगा, क्योंकि उनका सामान कोई नहीं खरीदेगा। अब अमेरिका भारत पर भी इसी कृषि क्षेत्र को खोलने का दबाव बना रहा है। अब जरा सोचिए, अगर अमेरिका का दूध, अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स, अमेरिका के कृषि से संबंधित सारे सामान, अमेरिका के फल फ्रूट अगर भारत में बिकने लगेंगे, तो भारत में बनने वाला जो सामान है, हमारे देश के जो किसान सामान बना रहे हैं, जो उनकी फसल है, हमारे देश में जो दूध पैदा किया जा रहा है, उसे कौन खरीदेगा? इसलिए भारत इस शर्त के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका में केवल 2 करोड़ लोग कृषि और इससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है, सिर्फ 2 करोड़। वहां की सरकार अपने एक किसान को औसतन हर साल करीब 26 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। दूसरी तरफ भारत में करीब 70 करोड़ लोग खेती बाड़ी करते हैं, और हमारी सरकार साल भर में भारत के हर किसान को औसतन करीब 50,000 रुपए की सब्सिडी देती है। कहां 50,000 रुपए की मदद एक किसान को, और कहां 26 लाख रुपए की मदद एक किसान को। अमेरिका और भारत में यह तुलना देखिए। अब आप सोचिए, भारत का यह किसान जो बड़ी मुश्किल से इस गरीबी में, जिसके पास टेक्नोलॉजी अभी बहुत कम है, जिसके पास बहुत ज्यादा साधन नहीं है, पैसा नहीं है, वो अमेरिका के इस अमीर किसान का मुकाबला कैसे करेगा? इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं 50,000 रुपए, इसमें खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी भी है, किसान सम्मान निधि के जरिए हर साल 6,000 रुपए जो कैश दिया जाता है वो भी है, और दूसरी सब्सिडी भी इसमें शामिल है, और कुल मिलाकर ये 50,000 रुपए की सब्सिडी बनती है एक किसान की 1 साल की। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के डेयरी उत्पाद अक्सर नॉन वेज मिल्क से बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जानवरों को, वहां की गायों और भैंसों को मांसाहारी चारा खिलाया जाता है, जबकि भारत में दूध और उससे बने उत्पाद शुद्ध शाकाहारी होते हैं। डेयरी उत्पाद और दूध न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था बल्कि हमारी संस्कृति का भी एक हिस्सा है। आज भारत पर 25% टैक्स लगाया गया है, जबकि फिलीपींस और इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगा है, जबकि इन देशों ने अपने कृषि क्षेत्र को भी अमेरिका की कंपनियों के सामने खोल दिया है। इन देशों के मुकाबले भारत पर केवल 6% टैक्स ज्यादा लगा है, और भारत ने इसके बावजूद अपना बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए नहीं खोला है। और उसका कारण यही है कि भारत अपने किसानों को उनकी रक्षा करना चाहता है, उनके हितों की रक्षा करना चाहता है। ट्रंप ने भारत पर ज्यादा टैक्स लगाया, लेकिन इसका असली नुकसान अमेरिका के आम लोगों को ही झेलना पड़ सकता है। वर्ष 2024 में भारत और अमेरिका के बीच कुल मिलाकर 11 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। तो इस गणित को भी समझ लीजिए, दोनों देशों के बीच में 11 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है। वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका से 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान खरीदा था, जबकि अमेरिका हमसे 7 लाख करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का सामान खरीदता है। तो आप यह समझ लीजिए, भारत लगभग 7.5 लाख करोड़ का सामान बेचता है अमेरिका को, और अमेरिका हमें 3.5 लाख करोड़ का सामान बेचता है। यानी हम अमेरिका को ज्यादा सामान बेचते हैं, लेकिन अमेरिका से कम सामान खरीदते हैं, और यही अमेरिका की शिकायत है। यानी 2024 में भारत को अमेरिका के साथ व्यापार में लगभग, अगर आप इसमें डेफिसिट देखें तो इतना अंतर आपको दिखाई देगा।
आज जो सामान अमेरिका से भारत आता है उस पर भारत में औसतन 17% टैक्स लगता है, जबकि भारत से जो सामान अमेरिका के बाजारों में जाता है उस पर औसतन अमेरिका की सरकार सिर्फ 5% या उससे भी कम टैक्स लगाती है। लेकिन नए टैरिफ के बाद अब जो भी सामान भारत से अमेरिका के बाजार में जाएगा उस पर 25% टैक्स लगेगा। और रशिया से तेल खरीदने के लिए पेनल्टी जो अमेरिका लगाने वाला है वो अलग। कितनी पेनल्टी अमेरिका लगाएगा बताया नहीं, लेकिन इसके ऊपर वो पेनल्टी भी लगाएगा। भारत से अमेरिका में मुख्य रूप से क्या जाता है ये भी देख लीजिए। हम अमेरिका में ऑटो के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, गाड़ियों के, वो बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, आभूषण बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं, और मेडिकल के क्षेत्र में जो सामान काम आता है उन्हें भी हम अमेरिका को बेचते हैं। ये सारा सामान है जो हम बेचते हैं। अब ज़्यादा टैक्स लगने की वजह से अमेरिका में जो भारत की दवाइयाँ हैं वो महंगी हो जाएंगी। भविष्य में अमेरिका के नागरिकों को अपने इलाज पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो दवाइयाँ हैं वो एक बहुत बड़ा बाजार है अमेरिका में। इसी तरह अमेरिका में बिकने वाले भारतीय कपड़े, बच्चों के कपड़े, तौलिए जैसा जो सामान है ये भी सब महंगा हो जाएगा। यानी अमेरिकी परिवारों का घरेलू बजट बिगड़ सकता है। अमेरिका भारत से ऑटो पार्ट्स भी खरीदता है। ज़्यादा टैक्स की वजह से अब अमेरिका के लोगों के लिए गाड़ियों की कीमत भी बढ़ सकती है। अब जब अमेरिका में आम लोगों की ज़रूरत का सामान महंगा होगा तो वहाँ महंगाई बढ़ेगी और इसका सीधा असर अमेरिका के आम आदमी पर पड़ेगा। वहीं अमेरिका से भारत में कोई ख़ास सामान नहीं आता जिससे आपके जीवन पर कोई असर पड़े। अमेरिका से भारत में पेट्रोलियम, कोयला, हीरा और सोना जैसा सामान आता है। इसका भारत पर कोई बहुत बड़ा आम लोगों के जीवन पर असर नहीं होगा। यानी ट्रंप के इस फैसले से असली परेशानी वापस अमेरिका के लोगों को ही होने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राहुल गांधी किस तरह से दुनिया भर में भारत विरोधी ताकतों को खोजते रहते हैं और फिर उसके सहारे अपनी राजनीति को चमकाते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के हर बयान पर पूरा यकीन है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में एक नेगेटिव बयान दिया है और उस बयान को भी राहुल गांधी ने लपक लिया है। एक ब्रेक के बाद। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मेरी रक्षा करता है और मेरी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। सैवलॉन ग्लिसरीन सोप। ढेर सारी ग्लिसरीन के साथ ये थे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि भारत और रशिया की अर्थव्यवस्था एक डेड इकोनॉमी है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब इस डेड इकोनॉमी पर भारत की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई। कोई भी भारतीय इस तरह की टिप्पणी से कभी खुश नहीं होगा, लेकिन भारत की राजनीति में राहुल गांधी बेहद खुश हो रहे हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर 100% यकीन कर लिया है और ऐसा लगता है जैसे उन्हें ट्रंप से कोई नया गिफ्ट मिल गया हो। जब राहुल गांधी से ट्रंप के इस बयान के बारे में पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था तो एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है, तो सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा और उनके चेहरे की चमक को देखिए।
कितनी प्रसन्नता उनके चेहरे पर नजर आ रही है ये बयान सुनकर। और चाहे डोनाल्ड ट्रंप कहे कि उन्होंने मध्यस्थता कराई सीज फायर में, चाहे वो ये कहें कि भारत के 5 प्लेन इस युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिर गए, या फिर वो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ भी कहें, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की हर बात पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। तो ये बात बड़ी हैरान करने वाली है कि राहुल गांधी को भारत सरकार पर भरोसा नहीं है, अपने देश की इस अर्थव्यवस्था पर भरोसा नहीं है, और वो कह रहे हैं कि उन्हें बड़ी खुशी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में ये बयान दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है। ट्रंप कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर कराया। राहुल गांधी तुरंत आंख बंद करके मान लेते हैं। ट्रंप ने कह दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था एक डेड इकोनॉमी है, राहुल गांधी ने तुरंत भरोसा कर लिया। मोदी सरकार और बीजेपी के विरोध में अक्सर राहुल गांधी देश विरोधी बयानबाजी करने लगते हैं। और आज मैं आपको बताता हूं कि देखिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2014 में जो अर्थव्यवस्था भारत की 11वें नंबर पर थी और जो उछलकर आज 4थे नंबर पर आ गई है, ये अर्थव्यवस्था राहुल गांधी को डेड अर्थव्यवस्था लग रही है। अब जल्द ही हमारी अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर आ जाएगी, लेकिन राहुल गांधी को यह अर्थव्यवस्था मरी हुई अर्थव्यवस्था दिख रही है। 2004 से 14 के बीच हमारी अर्थव्यवस्था 12वें नंबर से 11वें नंबर पर आई। इतने साल में केवल 1 नंबर की वृद्धि हुई। 2024-25 में हमारी जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रही। इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से 6.8% रहने की उम्मीद है, जो पूरी दुनिया में बड़ी इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा है। फिर भी राहुल गांधी को लगता है कि ये डेड इकोनॉमी है। 2014 से 2025 के बीच निर्यात में 76% की वृद्धि हुई है। 2024-25 में यह निर्यात 70 लाख करोड़ रुपए का था। बीते 25 वर्षों में भारत में जो विदेशी निवेश आया है, उसका 70% हिस्सा पिछले 11 वर्षों में आया है, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं। आज भारत के डिजिटल क्रांति की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। यूपीआई के माध्यम से 2024 में 17,200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जो वर्ष 2018 से 24 के बीच डिजिटल लेन देन में 9 गुना ज्यादा उछाल दिखाता है। 2004 से 14 के बीच इन 10 साल में यूपीए सरकार की औसत महंगाई दर थी 8.2%। 2015 से 2025 के बीच ये घटकर 5% रह गई। आप ये देखिए, फिर भी राहुल गांधी कहते हैं कि ये डेड इकोनॉमी है। आज उनसे पूछना चाहिए, बार बार कांग्रेस पार्टी महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाती है, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि यूपीए सरकार के दौरान महंगाई दर क्या थी और आज महंगाई दर क्या है। डेड इकोनॉमी आज है या यूपीए सरकार के दौरान थी? आप जरा देखिए, महंगाई दर देखकर आपको समझ में आ जाएगा। आज महंगाई 6 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर है। आज अगर ब्रिक्स देशों में देखा जाए तो इसमें केवल भारत और चीन की अर्थव्यवस्था इस गति से बढ़ रही है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था 2011 के मुकाबले इस समय छोटी है, जबकि रशिया की अर्थव्यवस्था लगभग उसी स्तर पर है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इस दौरान दुगनी से ज्यादा बड़ी हो गई। ऐसी अर्थव्यवस्था राहुल गांधी को मरी हुई दिखाई देती है। राहुल गांधी भारत की उस अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे जिसे यूपीए के शासन के दौरान वर्ष 2013 में फ्रेजाइल इकोनॉमी कहा गया था, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कभी भी चरमरा सकती है। 2003 में कहा गया था। ये डेड इकोनॉमी तो उस समय थी। आज जो इकोनॉमी है, इसे कहना चाहिए ये वाइब्रेंट इकोनॉमी है, ये शक्तिशाली इकोनॉमी है। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ अपनी राजनीति के लिए अपने देश की इतनी बड़ी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का जो पूरा सिस्टम है, उसे छोटा करके
विदेशी ताकतों को मजबूत कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को हीरो बना रहे हैं हमारे अपने देश में। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं आज का विचार। साहब, वो शर्मील का बच्चा खो गया। इरादा ढूंढने का है ना, चलिए। वो उधर। इरादे बड़े हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। नई है जेट डीलक्स प्रो, नई इंडियन की डीलक्स बाइक। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। Coal India Limited, under the Ministry of Coal, proudly presents its flagship CSR initiative, Nirman, a support to dreams. Through Nirman, we empower UPSC aspirants from Coal India's coal-bearing regions with ₹1 lakh support once they crack the prelims to help them shine in the mains. In 2024, 6 daughters from coal heartlands turned this support into success, becoming India's newest civil servants. Apply now. Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये दे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। अब आखिर में आपको बताते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए। असल में इस पूरी समस्या का जो समाधान है ये डोनाल्ड ट्रंप खुद पूरी दुनिया को दे चुके हैं। आज हमें डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता को समझना होगा। आप याद कीजिए, जब डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना लिया, जिसको वो कहते हैं ट्रूथ सोशल। वो ट्विटर के भरोसे नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया ये ट्रूथ सोशल के नाम से, और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं जाना किसी और के प्लेटफॉर्म पर, मैं अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, और ट्रूथ के नाम से उन्होंने ये बना लिया। यही बात भारत को करनी पड़ेगी। भारत को आज अमेरिका के पीछे भागने के बजाय अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। इसलिए इसका जो सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने है और जो सबसे बड़ा अवसर है वो ये है कि सबका इलाज एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। ये पहली बात है। दूसरी बात, हमें अपने उत्पादों में सुधार करना पड़ेगा। हमें अपने हर उत्पाद की क्वालिटी विश्व स्तरीय बनानी पड़ेगी, बल्कि विश्व स्तरीय नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी उत्पाद से बेहतर क्वालिटी हमें अपने उत्पाद की बनानी पड़ेगी, ताकि हम हर बाजार में बिना किसी प्रोटेक्शन के भी दुनिया के किसी भी कंपनी से और देश से बाजार में लड़ सकें। इतना बेहतरीन उत्पाद हमें अपने देश में बनाना होगा। और तीसरी बात यह है कि भारत अमेरिका से बातचीत करता रहे, लेकिन साथ ही भारत को दूसरे देशों के साथ अब अच्छे व्यापार समझौते करने चाहिए, ताकि भारत की जो निर्भरता है अमेरिका पर, वो निर्भरता कम हो जाए, और ये जो नुकसान हमें हो रहा है, ये नुकसान की जो भरपाई है, ये हम बाकी के देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों के ज़रिए इसकी भरपाई हम कर सकें। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही।
अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और ज़मीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, लेकिन पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। ठीक उसी तरह विचार अच्छे हों, भाव भी अच्छे हों, लेकिन वाणी खराब हो तो संबंध नहीं टिकते। नमस्कार। जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। इस साल का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे डाल देंगे, हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिस्टमेटिक विथड्रॉवल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी, ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। मम्मी भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। MDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। MDH सूजी वर्मिसेली, सेहत में स्वाद भी।